हाय देर अस्सलाम वालेकुम, जोया आपके साथ। और इस वक्त हम और आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारे सितारे के घर में। ये आप अभी गेस कीजिए, बात मैं आपसे कर रही हूँ। ईद का दिन है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्त भी कहते होंगे अरे ईद का दिन है, हमें ईद मुबारक ही नहीं कहा। जनाब, ईद मनाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाइए और आना जाना भी कीजिए, खूब खाइए पिए, क्योंकि ये तो खाने पीने वाली ईद है जिसमें तिक्के भी बन रहे हैं, गोश्त भी तरह तरह से पकाया और एक दूसरे के साथ बांटा भी जा रहा है। कुर्बानी है, एसार का ये जो जज्बा है, ये जो रिवायत है, हम मुसलमानों की पहचान है। और हर साल हम इस दिन को बहुत खूबसूरती से, बड़े प्यार से, बड़े खलूस से और अल्लाह ताला की खुशी को हासिल करने के लिए ही मनाते हैं, जिसमें हम अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को हमेशा याद रखते हैं। तो कैसे हो सकता है कि वो बड़े बड़े, वो प्यारे सितारे जो हमारे दिलों में जाने कितने सालों से समाये हुए हैं, जिन्हें सुनते हुए हम बड़े हुए, जिन्हें सुनते हैं हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बड़े, ना सिर्फ ये कि हम कहते हैं हमारे पड़ोसी, इंडिया से लेकर इस दुनिया के आखिरी कोने तक, जहाँ जहाँ पाकिस्तान को जाना जाता है, पहचाना जाता है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, हमारे शोबिस की पर्सनालिटीज़, हमारे सिंगर्स, हमारा टैलेंट जहाँ गया है, उस टैलेंट की अगर बात की जाए, वारिस बेग एक वर्सटाइल आर्टिस्ट, एक ऐसा सिंगर जिसने म्यूज़िक की दुनिया में आकर बिल्कुल तबाही मचा दी, सबको परेशान कर दिया, हमें परेशान कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया। लोग तो यकीन ही नहीं करते थे कि पाकिस्तान से है कोई एक ऐसा सिंगर जिसको खुद उसके गाने सुनाए जाते थे और कहा जाता था अरे सुनो तो सही, देखो ये कौन आया है, और वह कहते थे अरे ये तो मैं ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? I'm good, I'm good। सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और जितने भी लोग मुझे सिटी 42 पे देख रहे हैं, सब देखने वालों को, जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है और जोया को देखा जा रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें इनवाइट करने का, वक्त देने का, क्योंकि आप एक बहुत ही मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं। अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालना और अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए इतने अरसे से कहाँ हैं आप? वेरी मच हियर, मैं कहीं भी नहीं हूँ। वेरी मच हियर, हमेशा अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग आपको सुनते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। म्यूज़िक का सफ़र शुरू कैसे हुआ? लंबी स्टोरी है, बड़ी बहुत लंबी कहानी है। अब गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट तो वहीं से हुआ। वैसे तो मैं बचपन से ही गाता था और इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग जर्नी। और इसको शॉर्ट करके बताता हूँ कि फैमिली से इतनी सपोर्ट नहीं थी, स्पेशली मेरे फादर की तरफ से। उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, डांटते थे। डांटना और बात है, उससे भी आगे का लेवल। ओहो। तो बहुत खौफ के साथ, खौफ का माहौल था गाना गाना, और अच्छा नहीं समझा जाता था। मैं 97 की बात कर रहा हूँ, 95 की बात कर रहा हूँ, इट्स बीन 29 ईयर नाउ। तो बहरहाल वालदा की इसरार पे, क्योंकि वो किसी ने कहा कि जिसको अल्लाह आवाज़ देता है उस पर अल्लाह का कोई ख़ास करम होता है, ऐसा तो जिसको आवाज़ अल्लाह देते हैं। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझ पर करम किया हुआ था। मेरी वालदा को था कि ये कुछ करे और इसको करना चाहिए, हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए। डैडी कहते थे कि पहले पढ़ लो, तो फिर क्योंकि वो कहते हैं जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके बेनिफिट शोज़ होते हैं, तुमने क्या कर लेना है, इतने इतने बड़े नामवर लोग हैं। तो मेरा तो शौक़ था, पैशन था मेरा, तो बस अल्लाह ने एक चांस खुद पे इतना यकीन था कि मैं इतने बड़े बड़े नामों में अपनी जगह बना लूँगा और लोग मुझे इससे भी ज़्यादा चाहेंगे, इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। ऑनेस्टली बताऊँ, बिल्कुल था, 200% यकीन था अपने। क्या बात जिसको अपने आप पे यकीन नहीं होता वो कुछ कर नहीं सकता। क्या बात है। अपने आप पे यकीन होना सबसे पहली बात है कि मुझ में ये है, आई कैन डू दैट। अच्छा, वो तो एक प्लेटफॉर्म तो मिला, दुनिया के सामने एक बूम के साथ आए, हम तो यकीन ही नहीं करते थे। हम तो कहते थे कि ये हमारे मुल्क की आवाज़ नहीं है। हम इतना जिसे कहते हैं ना, खुद को डीवैल्यू करना कि हमारे पास तो टैलेंट हो ही नहीं सकता। शायद अगर कोई टैलेंट है तो वो दुनिया में किसी और मुल्क से निकल कर आया होगा। भाई पता करो ये कहाँ से आया है। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ कि मुझको मेरा ही गाना सुनाते थे मेरे दोस्त। तब ऐसे होता था कि कैसेट के बी साइड पे एक गाना होता था जो नया आता था, सारे गाने इंजन होते थे, तो एक गाना बी साइड पे लगाते थे। तो
तो बी साइड का आखिरी गाना मेरा था, सोनिक उन दिनों बहुत मशहूर थी अपना, तो मेरा गाना था आप यार दिल में जगह। तो मुझे मेरे दोस्त सुना, यार ये क्या गाना आया यार, क्या गाते हैं यार, नहीं पाकिस्तान में ऐसे गाने नहीं होते। तो मैं कहता ये मेरा गाना यार, नहीं मैंने गाया। तो आप बिलीव करें मेरे दोस्त यकीन नहीं करते थे। This is amazing. तो बस वो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जब मैंने किसी को मशहूर करना होता है या किसी को इज़्ज़त देनी होती है तो मैं लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार डाल देता हूँ। अ वेरी नाइस पर्सन। ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, कभी किसी के घर जाएं तो हमें सेलिब्रिटीज़, हमें स्टार्स, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो अपने ड्राइंग रूम्स में या अपने बेडरूम्स में तैयार होते हुए सुनने को मिलता है कि सर तैयार हो रहे हैं, मैम तैयार हो रही हैं, तो काइंडली वेट कीजिए, बैठ जाइए। यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि बिल्कुल वारिस नॉर्मली अपने घर के काम कर रहे हैं, हम कार पोर्च में खड़े हुए हमें नज़र आ रहे हैं। दैट वाज अनबिलीवेबल कि हमें देखकर भी कहीं छुपे नहीं है, कहीं गायब नहीं हुए कि भाई मेरा घर है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं काम कर रहा हूँ, आई के सौ बिस्मिल्लाह। तो दैट वाज टोटली स्ट्रेंज एंड अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी ज़ात के साथ। जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना ऑनेस्ट रहेंगे, आपकी परेशानियाँ कम रहेंगी। और फेक करने में मसाइल हैं। फेक करने में टोटल मसाइल। मुझे फेक करना नहीं आता ऑनेस्टली। मेरी वाइफ कहती है तुम खतरनाक हद तक ऑनेस्ट हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसका नुकसान भी हुआ जिंदगी में? नहीं, मुझे फ़ायदा हुआ हमेशा। हाँ, कुछ लोग जैसे होते हैं वो चले जाते हैं दुनिया से, आपसे दूर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और ऑनेस्ट लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, जुड़े रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑनेस्टी में देयर इज नो नेगोशिएशन इन ऑनेस्टी। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। अमेजिंग। तो वो फिर आप आई, मुझे पता था आप आ गई हैं, मैं वैसे ही जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा था, मुझे क्या फर्क। मैं तैयार होने जाता, मेरे मसाइल शुरू हो जाते कि मैं बालों को ऐसे करूँ, मैं मुंह धोऊं, मैं शेव करूँ, मैं ये करूँ। वाई, आप जैसे हो वैसे रहो, आप किसी के लिए अपने आप को क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा, यही अंदाज आपकी गायकी में भी है, आपकी आवाज़ में भी है। जब कोई नया सितारा किसी बड़े सितारे को देखकर सितारा बनने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं यार वहाँ कुछ असर नज़र आ रहा है, ये तो उनका कुछ लग रहा है, स्टाइल ही उनका है, ये आवाज़ उनकी है, ये अदा उनकी है। हम मिलाना शुरू कर देते हैं। एक वाहिद, मैं कहती हूँ कि वारिस बेग की आवाज़ और वारिस बेग की शख्सियत, ऐसी एक शख्सियत और ऐसी एक आवाज़ थी, आवाज़ है और शख्सियत है जो सबसे मुनफरिद थी। इतनी वर्सटैलिटी के साथ अपने आप को मनवाना बड़ा मुश्किल होता है। आप हमेशा किसी का नाम, किसी का साया लेकर आते हैं और फिर अपनी पहचान बनाते हैं। जहाँ इंडस्ट्री में कोई भी आपकी बैक नहीं है, आप अपनी एक इनफरादियत के साथ आ रहे हैं, वहाँ इतने बड़े कंपटीशन में आकर खड़े होना और फिर स्टैंड ले लेना, ये चीज़, ये कंपटीशन कैसा था? आपने अच्छी बात की साय की। मेरे साथ तो मेरा साया भी नहीं था। साया तो होता है ना, आपके माँ बाप का साया आपके सर पे हो। तो मेरे वालिद साहब एक्चुअली, अब मैं सोचता हूँ वो ठीक थे। वो ये कहते थे कि तुम अभी पढ़ रहे हो या अभी कुछ बिजनेस करो या फिर उसके बाद ये करो। तो ऑनेस्टली मैंने 3-4 साल फिर म्यूज़िक को छोड़ दिया। आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस में फिर अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा नाम दिया और बहुत ज़्यादा वो किया। तो फिर एक गाना मिल गया मुझे फिल्म संगम का। उसके बाद फिर वारिस बेग वारिस की तरफ फैल गया। दिस इज अमेजिंग। और फिर उसके बाद का सफर, उसके बाद की जो अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, कहीं मत जाइएगा। तो अच्छा, ये एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रूर शेयर कीजिए। एक्चुअली हमारी जो दोस्तों की गेट टुगेदर होती थी तो मैं आई यूज्ड टू प्ले गिटार एंड सिंगिंग। मैं गाने गाता था उस पर बैठ के, किशोर के गाने, इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने। तो जितने लोग थे कहते यार तेरी इतनी अच्छी आवाज़ है तो फिल्म में क्यों नहीं गाते। तो फिर एक दिन हमारे दोस्त थे यामीन मलिक साहब, उनके भाई हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि रुखसाना जी एक फ़िल्म बना रही है उर्दू, संगम उसका नाम है, तो मैं चाहता हूँ उसमें एक गाना तो गा दो जाके। मैं कहा जी वो तो पाकिस्तान में तो पंजाबी फिल्में बनती है, मैं क्या गाऊंगा उसमें, मेरी इतनी रोमांटिक आवाज़ है, मैं तो पंजाबी गाने कैसे गाऊंगा। तो वो कहते नहीं वो उर्दू फिल्म है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं चला जाऊंगा। तो रुखसाना जी ने टाइम दे दिया मुझे। एक स्टूडियो था फोक स्टूडियो, यासिन मलिक और यामीन मलिक, ये 2 भाई हैं जिन्होंने रेड कार्ड ड्रामा बनाया था। तो मैं उधर चला गया कि यार आज चले जाना यार प्लीज़ उधर एक गाने की। उन्होंने कहा जी यार
महारत है, जैसे क्या कहते हैं उसकी, आज एक गाना उन्होंने करना है। तो आगे गया तो अमजद बॉबी साहब बैठे हुए थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। तो मुझे देख के, मैं तब कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आई वॉज वेयरिंग जीन्स और मैंने टी शर्ट पहनी हुई ऐसे। तो मुझे ऐसे आप कहेंगे, मैं कहा जी हाँ मैं गाऊँगा। बड़ा उन्होंने, मैं कह होता है जैसे ये सिंगर आया तो इसने फिल्म का गाना, क्या गाना, गाने मुश्किल थे उनके, तो उन्होंने कहा जी हाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ऐसे, मुझे ये स्टूडियो है तो साथ ही जहाँ पे वो सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, मुझे कलीन बिछा था, उस पर बैठ के बाजे के साथ उन्होंने मुझे कहा जी आप, घबराहट थी, नर्वस हो रहे थे, ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं थी, ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं थी। ये क्या बात हुई? क्योंकि मैं खुद बहुत देर से कॉलेज में गा रहा था और मुझे फीलिंग नहीं थी। मैं कहा ठीक है रखेंगे होता ना, नहीं होगा तो नहीं सही, नहीं तो ना सही, ठीक है। वो सोचा नहीं था कि एक होता ना कॉलेज के जैसे एक आर्टिस्ट होते हैं या बैंड होता है, मेरा इल्यूजन बैंड था उस दौर में। तो मुझे कहते हैं जी हाँ आपको गाना तो थोड़ा सा रिहर्सल कर लें। मैं कहा कर लें। मुझे कहते हैं अच्छा बाजा पूरा बजा के, साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सुने मेरे, आजा बसा ले एक दिल का नगर, जिसमें करें सारा जीवन बसर, साथी मेरे साथी मेरे। अब जी पूरा उन्होंने इतने सुरों के साथ मुझे बाजे पे, तो समझते होंगे मैं घबरा गया हूँ। मैं कहा एक बार थोड़ा सा और आप इसको दोबारा गाएंगे। जब उन्होंने दोबारा गाया, मैंने कहा आप टेक करें। मुझे ऐसे देखते हैं, मैं कहा आप टेक करें। ओके। मैंने वो गाना टेक किया और मैंने 15 मिनट में वो गाना गा दिया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। तो जब वो अभी मैंने गाना गा के अंदर आया हूँ, स्टूडियो में बैठा हूँ, तो अमजद बॉबी साहब के साथ तो सैयद नूर साहब एंटर हुए हैं। मैंने उनको भी कभी नहीं देखा था लाइव ना ऐसे। अच्छा। तो ये सुना था कुछ सैयद नूर साहब हैं, क्योंकि हम फिल्म में देखते नहीं थे। ठीक है। अब कॉलेज पढ़ाई का जमाना है, कॉलेज का जमाना है, तो आपका नहीं है पंजाबी फिल्में, आप जैसे आपका एक था ना कि यार ये बंदा ऐसा है तो ऐसा मैं नहीं जानता, तो पंजाबी फिल्में बननी है तो क्या बिल्कुल। तो नूर साहब एंटर हुए, तो मैंने सोचा जैसे नदीम बेग साहब आ गए, उनकी शक्ल भी मिलती थी थोड़ी सी। कहती जी ये नूर साहब है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा जी कैसे हैं आप? तो नूर साहब कहते हैं बॉबी साहब रिहर्सल हो गई। कहते हैं इस मुंडे ने गाना गा देता है। वहाँ तो आपने परेशान कर दिया। अब हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे दोस्तों के लिए भी ये गाना हो जाए। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके ना फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। अमेजिंग 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 अमेजिंग। कोई इससे भी बड़ा लफ्ज मुझे मिल जाए ना तो मैं आज वो बोलते भी थकूं ना कि ये गाना किस कदर खूबसूरत और किस कदर खूबसूरती के साथ आपने गा दिया। वो कोई गा नहीं सकता, वो दोबारा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एक ही बार हो सकती हैं, और वारिस बेग भी वो नाम है जो सदियों में कोई एक ही आता है, और मैं कहती हूँ कि ये अब दोबारा शायद ये नाम हमें नहीं मिल सकता। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कि हम इस नाम को, इसी पैशन को और इसी खूबसूरती को, इस इनफिरादियत को दोबारा देख पाएंगे या नहीं। थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्फा है, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। वेलकम बैक, हम और आप, और आपके सबसे प्यारे, आपके सबसे खूबसूरत, आपकी दिलों की जान, पाकिस्तान की जान, हमारी जान वारिस बेग हमारे साथ मौजूद है, बल्कि हम उनके घर में मौजूद है। ईद मनाने के लिए आए हुए हम उन दोस्तों को बता रहे हैं जिन्होंने अभी हमें देखा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। बात कर रहे थे हम अपने उस पहले एक्सपीरियंस के बारे में, उस खूबसूरती के बारे में जो हमने एक्सपीरियंस की दुनिया में आते ही, पहले म्यूज़िक की दुनिया में आते ही। जो सख्ती, जो एक रिस्ट्रिक्शन था ना, हम बात करें, वालिदैन नहीं आने देते हैं कि नहीं अपना करियर पहले बना लो, म्यूज़िक में क्या रखा है, इसमें भी भला कमाओगे, इसमें भी भला नाम बनाओगे, रहने दो। उसके बावजूद भी कि अपने पास टैलेंट है, ख़ुद पर एतमाद भी है, भरोसा भी है कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ जो मेरी पहचान बने, मेरे मुल्क की पहचान बने, और मैं अपना लोहा मनवा लूँगा।
उस टैलेंट को फिर पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अपने सही वक्त पर दिखाना है दुनिया को। और पहले अपने करियर में अपने आप को इन्वेस्ट किया, अपने वालिदैन की बात को माना, फिर उस चीज़ को जिसमें अपनी मोहब्बत थी, पैशन था, और फिर आज माशाल्लाह जहां आपके बच्चे पहुंच चुके हैं। बात करेंगे अमार के बारे में। क्या आप भी उनके लिए इतने स्ट्रिक्ट फादर साबित हुए जिस तरह से आपके वालिद साहब थे? अमार के लिए एक्चुअली इसकी माँ ने कहा था इसको पहले पढ़ने दें। वो फिर अमेरिका से पढ़ के आया, IT ग्रेजुएट है वहाँ से, और वहीं से म्यूज़िक भी सीखा उसने। तो मेरी तो उसके साथ पूरी सपोर्ट होती है। मैं कहता हूँ कि तुम वहाँ अमेरिका में क्या कर लोगे, 10,000 8,000 डॉलर कमा के, लोगों के दिलों में कमाई करो, लोगों के दिलों पे राज करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मैंने यहाँ रोक लिया पाकिस्तान में। माशाल्लाह अभी इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी उसका नया गाना आने लगा ईद के ऊपर, कॉल उसका गाना है कि आजकल लोग बहुत कॉल्स करते हैं ना, ये उस पर गाना उसने बनाया। ओके। तो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट और ये सारा उसकी कॉम्पोजिशन, गाना लिखा किसने, आपका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? मेरा कुछ नहीं, मैं मुझे बस वो सुनाता है कि पापा ये मैं कर रहा हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि ये ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ ठीक नहीं है, फिर वो नहीं उसको रिलीज़ करता। दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप चाहेंगे कि बच्चे भी म्यूज़िक में ही आकर अपनी पहचान बनाएं, अपना नाम बनाएं? देखिए उसका शौक़ तो है, बाकी तो अल्लाह को पता है, उसके अल्लाह के रास्ता देना होता है, कहाँ जाना है। बिल्कुल ऐसा है, शौक़ तो उसका रहेगा ही। गोरे बुलाते होंगे, अभी भी बुलाते होंगे, आ जाओ कुछ हमारे साथ भी कर लो, कुछ हम पे भी कुछ हमें भी नवाज दो, कुछ हम भी मुस्तफ़ीद हो जाए, कुछ हमें भी सीखने को कुछ मिले। एक्चुअली जोया, मुझे ना अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है। मैं लोग यहाँ से जायदाद बेच के, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि 7 लाख पाकिस्तानी पिछले दिनों चले गए, 70,000 अब जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब है, अगर उसको कटवा तो नहीं देंगे ना। बिल्कुल ऐसा, आप कटवा तो नहीं देंगे, आप उससे अलग तो नहीं हो सकते ना। तो आप अपने मुल्क में रह के ठीक करें। हम लोगों को ना आदतें पड़ गई हैं बड़ी, अब क्या कहूँ, हेलो हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, ये सब फजूल बातें हैं। बिल्कुल फजूल है। और मैं समझती हूँ जब ये जुमला भी हम कह रहे होते हैं तो हम असल में वो मतलब नहीं रख रहे होते, फर्जी तौर पर सिर्फ कहा जाता है कि हाउ आर यू, वी एक्चुअली डोंट मीन दैट। इससे बेहतर है कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, ये कैसे हैं। क्यों इतना फेक कर रहे हैं हम, क्यों इतना फेक हो रहे हैं, व्हाई? बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतना कुछ है। मैं बाहर जाता हूँ, ऑनेस्टली मैं 15वें दिन मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में किया ही कुछ नहीं है। खुद ही आप वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हो, खुद ही आप सफाइयाँ कर रहे हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो। हम तो बहुत प्रिविलेज्ड हो गए यहाँ पे। वहाँ की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। आप बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफरेंट भी है, डिफिकल्ट भी। बिल्कुल ऐसा है। जो आप अमेरिका या यूरोप आप टीवी पे देखते हो वो नहीं सब है। कुछ नहीं है। हमारे बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं, हमारे जेंजीज, हमारे यंगस्टर्स, कि हम लोग बाहर चले जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे कौन से डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, पॉन्ड्स हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, और हम पे तो पैसों की बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। अपने मुल्क में जो कंफर्ट है, आपको जो नौकर चाकर घर में मिले होते हैं, आपके वालिदैन, आपके बड़े बहन भाई जिस तरीके से सपोर्टिव होते हैं, बाहर ये माहौल नहीं है। बाहर तो आप इंडिपेंडेंट है, कपड़े भी खुद देने, जूते भी खुद, अपने बिल्स भी खुद भरने, और फिर जो स्ट्रगल का इतना बड़ा जर्नी है अपनी पहचान बनाने का, ऐसे लोगों में जहाँ आपको ना कोई जानता है, ना आपके लिए कोई वेलकमिंग है। सो दिस इज सो डिफिकल्ट। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए हमारे जो स्टार्स हैं, ये इतने बड़े नाम, इतने खूबसूरत पर्सनैलिटीज़, हमारा इतना बड़ा टैलेंट, जिन्होंने अपने आप को अपने मुल्क में मनवाया है, जिन्होंने कभी इन चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश नहीं की है। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, चाहते तो इस मुल्क से बाहर जाकर भी अपनी फैमिली को सेटल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो हमेशा डिफरेंट रही। और जिन लोगों की प्रायोरिटीज़, इनकी तरजीहात मुख्तलिफ रहती हैं, अपने मुल्क, अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं, वही लोग मजबूत होते हैं और वही लोग अपनी पहचान बना पाते, दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल होते हैं। आप ठीक कह रही हैं। जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, शायद 1-2 गए होंगे 24 करोड़ में मुल्क छोड़ के, सारे इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क ने उनको नाम दिया है। तो यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहिए किसी को। नहीं सर। वारिस, आज के लिए, इस दिन के लिए, इतनी खूबसूरत और प्यारी और इतनी सच्चाई से की गई गुफ्तगू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्यारों के लिए, चाहने वालों के लिए कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो आज आप कहना चाहते हैं? बस मैं एक ही बात कहूँगा जी, इस मुल्क से प्यार करें, क्योंकि मैं समझता हूँ ये मुल्क है तो हम हैं। हमारी इज़्ज़त, हमारी ताकत, हमारी शोहरत, हमारी मोहब्बतें इस मुल्क के लिए होनी चाहिए, सब कुछ। और स्पेशली माँ बाप के लिए, जितने लोगों के माँ बाप ज़िंदा हैं, उनको एज़ ए तबरक समझ के आप उनकी इज़्ज़त करें, उनकी जो बात वो कहते हैं वो ज़रूर मानें। मैंने भी अपनी बाप की बात मानी, अपनी चीज़ों से सेक्रीफाइस किया, लेकिन बात
उनकी मान के फिर वो मैंने जब काम शुरू किया तो मुझे ज़्यादा इज्जत मिली। ज़्यादा तो इज्जत जो लोग अपनी माँ बाप की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ कि सोने से भी महंगी है ये बात, सोना भी कम पड़ जाता है ऐसी बातों के, ऐसी चाहतों के आगे। एक खूबसूरत सा गाना जो जाने से पहले हो जाए हमारे दोस्तों के लिए। हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले ये खूबसूरत आवाज़ हमारे दिलों में एक बार फिर से समा जाएगी हमेशा के लिए। मैं अब आपके लिए नहीं गाऊंगा, आपकी जो प्रोड्यूसर पीछे इशारे कर रही है उसने मुझे 10 बार कहा कि ये आपने एक लाइन सुनानी, तो मैं आपके लिए ज़रूर। अब मुझे इस गाने को गाए हुए भी इतने साल हो गए हैं और आज तक लोग नहीं छोड़े इस गाने को। आपको सुनाते हैं जी। हे हे ला रा 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 रा, हे हे ला रा 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 रा। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में।